1945 और 1953 के बीच जोसेफ स्टालिन ने अपनी शक्ति को एक पूर्ण व्यक्तिगत पंथ में बदल दिया। उन्होंने वास्तविक और काल्पनिक दुश्मनों को खत्म कर दिया, गुप्त सफाया, सामूहिक निर्वासन और जातीय उत्पीड़न की योजना बनाई, जबकि उनका स्वास्थ्य चुपचाप बिगड़ता रहा। उनके अकेलेपन के साथ ही उनके अंदर भी पागलपन बढ़ता गया। उन्होंने अपने मंत्रियों पर जासूसी की, जहर दिए जाने का डर दिखाया और अपने डॉक्टरों को भी जेल में डाल दिया। सोवियत राज्य उनके बीमार दिमाग का एक प्रक्षेपण बन गया। 1 मार्च 1953 को तानाशाह अपने निवास में अकेले ही गिर पड़ा। 4 दिनों तक उसके साथियों ने कुछ भी करने से हिचकिचाया। दवा देर से आई, राजनीति और भी बाद में। उसकी पीड़ा ने भय पर आधारित शासन द्वारा छोड़े गए खालीपन को उजागर किया। स्टालिन की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी छाया बनी रही। एक स्मारकीय अंतिम संस्कार, एक भयंकर सत्ता संघर्ष और एक रिवर्स पर्ज ने उसके अंत को सील कर दिया। 8 साल बाद उसे फिर से दफनाया जाएगा, मिट्टी में नहीं बल्कि मौन में। स्टालिन को किसने मरने दिया? उसकी लाश को राजनीतिक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया गया? और जिस राज्य को उसने खुद बनाया था, उसने उसे अपने इतिहास से मिटाने का फैसला क्यों किया? स्टालिन, कमान और आतंक के अंतिम वर्ष। नाजी जर्मनी पर जीत के बाद के वर्षों में जोसेफ स्टालिन खुद की छाया बन गए थे। जिस व्यक्ति ने हिटलर के खिलाफ सोवियत प्रतिरोध का नेतृत्व किया था, अब वह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा था जिसे वह खत्म नहीं कर सकता था या डरा नहीं सकता था, उसका अपना शरीर। जून 1945 की विजय परेड के बाद उन्हें एक छोटा सा आघात लगा, जिसके स्थायी परिणाम हुए। उनके बाएं हाथ में कंपन और अस्थायी भटकाव के प्रकरण। गोपनीय चिकित्सा रिपोर्ट ने एक चिंताजनक वास्तविकता का खुलासा किया। रक्तचाप लगातार 200 से 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ऊपर रहता था, जबकि धमनी काठिन्य ने उसके मस्तिष्क और कोरोनरी धमनियों को सख्त कर दिया था। उसके हृदय का बायां निलय खतरनाक रूप से हाइपरट्रॉफाइड हो गया था। वह प्रतिदिन 30 सिगरेट पीता था, किसी भी शारीरिक व्यायाम को अस्वीकार करता था और रात के समय ऐसे कार्यक्रम रखता था जिससे उसकी जैविक लय पूरी तरह बदल गई थी। काम के दिन 12 घंटे से ज्यादा होते थे। बीच बीच में शराब पीने का दौर भी चलता था, जो भोर तक चलता था। भौतिक गिरावट सत्ता के प्रयोग में परिवर्तन के साथ हुई। कुंटसेवो डाचा ने क्रेमलिन की जगह सोवियत राज्य के सच्चे तंत्रिका केंद्र के रूप में ले ली थी। यह किलाबंद निवास एक सुनहरा जेल बन गया था, जहां से स्टालिन सोवियत जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता था। वास्तविक निर्णय रात्रिभोज के दौरान लिए जाते थे, जो आधी रात के करीब शुरू होते थे और भोर तक चलते थे, जिसमें पोलित ब्यूरो के प्रमुख सदस्य शामिल होते थे। लावरेंटी बेरिया, जॉर्जी मालेनकोव, निकिता क्रुश्चेव और निकोलाई बुल्गानिन। ये लोग स्थायी तनाव में रहते थे। उन्हें पता था कि एक गलत शब्द को देशद्रोह के रूप में समझा जा सकता है। स्टालिन को अनिश्चितता के इस माहौल को बनाए रखने में मजा आता था। अपने अधीनस्थों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए वे मेरे बिना साम्राज्यवादियों द्वारा खरगोशों की तरह खाए जाओगे जैसे वाक्यांशों को दोहराते थे। उनके पूरे राजनीतिक जीवन की विशेषता वाला व्यामोह इन अंतिम वर्षों में नए आयामों तक पहुंच गया। 1945 और 1946 के बीच स्टालिन ने व्यक्तिगत रूप से 2 मिलियन से अधिक सोवियत नागरिकों के उत्पीड़न का आयोजन किया, जो मोर्चे से या जर्मन श्रम शिविरों से लौटे थे। उन पर वैचारिक रूप से दूषित होने का संदेह था। उनके लौटने पर युद्ध के हजारों सोवियत कैदियों को गिरफ्तार किया गया, देशद्रोही करार दिया गया और सीधे गुलाग शिविरों में भेज दिया गया। यह आदेश एनकेवीडी के एक गुप्त निर्देश के रूप में जारी किया गया था और जून 1945 में स्टालिन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने चेचन, इंगुश, क्रीमियन तातार और जॉर्जियाई मेस्केटियन आबादी को पूरी तरह से निर्वासित करने का आदेश दिया, जिन पर नाजियों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। सैन्य अभियानों में 10 लाख से अधिक लोगों को मवेशी गाड़ियों में मध्य एशिया की ओर स्थानांतरित किया गया, जिससे भूख, ठंड या दम घुटने से दसियों हजार लोगों की मौत हो गई। केवल 3 दिनों में निष्पादित क्रीमियन तातारों के निर्वासन ने खाली गांवों को छोड़ दिया, जिन्हें स्लाव द्वारा कृत्रिम रूप से फिर से आबाद किया गया। 1947 में स्टालिन ने रेड क्रॉस सहित यूएसएसआर में सभी विदेशी धर्मार्थ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया और युद्ध से तबाह हुए क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजी गई खाद्य आपूर्ति को जब्त करने का आदेश दिया। उसी वर्ष उन्होंने विदेश में रिश्तेदारों के साथ सभी सीधे पत्राचार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे सोवियत नागरिकों के सूचनात्मक अलगाव को और भी कड़ा कर दिया गया।
उनके आदेश के तहत सोवियत ब्लॉक ने पोलैंड में प्रसिद्ध ऑपरेशन विस्तुला को भी अंजाम दिया, जो सशस्त्र राष्ट्रवादियों के साथ सहानुभूति रखने के संदेह में यूक्रेनी अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक जातीय सफाई योजना थी। 140,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया और जबरन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। स्टालिन ने पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक में सीधे योजना को मंजूरी दी। 1948 के बर्लिन संकट के दौरान स्टालिन ने व्यक्तिगत रूप से पश्चिमी क्षेत्र को दबाने के लिए शहर की भूमि नाकाबंदी का आदेश दिया। 11 महीनों तक केवल मित्र देशों के विमानों ने 2 मिलियन से अधिक बर्लिन वासियों को भूख से मरने से बचाया। स्टालिन ने प्रत्यक्ष युद्ध के डर से पश्चिमी विमानों को मार गिराने के किसी भी सोवियत प्रयास पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सोवियत क्षेत्र के भीतर स्थानीय तोड़फोड़ और पश्चिमी समर्थकों की सामूहिक हिरासत को अधिकृत किया। पूर्वी यूरोप में स्टालिन ने मास्को से निर्देशित तख्तापलट के माध्यम से उपग्रह सरकारें स्थापित कीं। चेकोस्लोवाकिया में प्राग में उनके राजदूत ने 1948 में फरवरी तख्तापलट के बाद सत्ता पर कब्जा करने की निगरानी की, जिसका समापन लोकतांत्रिक मंत्री जान मासारिक की जबरन आत्महत्या के साथ हुआ, जिनकी लाश विदेश मंत्रालय की एक खिड़की के नीचे दिखाई दी। हंगरी में कम्युनिस्ट मतियास राकोसी ने सोवियत मॉडल की नकल करते हुए पुनर्शिक्षा शिविरों और राजनीतिक शुद्धिकरण के साथ आतंक का शासन स्थापित किया। पूर्वी जर्मनी में सोवियत खुफिया सेवाओं ने उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में कथित नाजियों, असंतुष्टों या पश्चिम से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध के लिए विशेष शिविर बनाए। सैक्सन हौसेन शिविर, जिसे विशेष शिविर संख्या 7 में बदल दिया गया, में 60,000 लोगों को चरम स्थितियों में रखा गया, जिनमें से कम 12,000 लोग 1945 और 1950 के बीच भूख या बीमारियों से मर गए। परमाणु स्तर पर स्टालिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रत्यक्ष जासूसी के माध्यम से परमाणु बम विकसित करने की गुप्त दौड़ शुरू की। उन्होंने आदेश दिया कि सोवियत परियोजना मैनहट्टन परियोजना से एजेंटों क्लॉसफुट्स और थियोडोर हॉल द्वारा चुराई गई योजनाओं पर आधारित हो। हथियार का विकास लावरेंटी बेरिया के आदेश के तहत एक गुलाम श्रम प्रणाली के साथ किया गया था। गुलाग कैदियों ने सुरंगों की खुदाई की और सैन्य निगरानी के तहत प्रयोगशालाएं बनाईं। अगस्त 1949 में पहला सोवियत परमाणु परीक्षण स्टालिन को एक निजी रात्रिभोज में इस वाक्यांश के साथ प्रस्तुत किया गया था: हम अमेरिकियों के स्तर पर हैं। 1949 में स्टालिन द्वारा अपनी यहूदी पत्नी की गिरफ्तारी का आदेश दिए जाने के बाद व्याचेस्लाव मोलोतोव को धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया था। महिला पर ज़ायोनी संगठनों के साथ संबंध बनाए रखने का आरोप लगाया गया और उसे आंतरिक निर्वासन में भेज दिया गया, जबकि उसके पति को हर रात 2 बार भोजन परोसने के लिए मजबूर किया गया, एक उसके लिए और दूसरा खाली, जो उसकी अनुपस्थिति की मूक याद दिलाता था। इस व्यामोह का चरम बिंदु अक्टूबर 1952 में डॉक्टरों की साजिश के निर्माण के साथ आया। स्टालिन ने 9 क्रेमलिन डॉक्टरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिनमें से ज्यादातर यहूदी थे। उन पर झूठे निदान के जरिए सोवियत नेताओं की हत्या की साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया। डॉक्टरों को लुब्यंका में व्यवस्थित यातना दी गई, नींद से वंचित करना, लंबे समय तक अलग थलग रखना और शारीरिक हिंसा करना, ताकि उनसे ऐसे बयान निकलवाए जा सकें जो कथित ज़ायोनी जासूसी नेटवर्क को फंसा सकें। गुप्त योजनाओं में सोवियत यहूदी आबादी को साइबेरिया में श्रम शिविरों में बड़े पैमाने पर निर्वासित करने की योजना थी। केवल तानाशाह की मृत्यु ही इस ऑपरेशन के क्रियान्वयन को रोक सकती थी, जिससे लाखों सोवियत नागरिक प्रभावित होते। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। अनिद्रा के प्रकरण जीर्ण हो गए थे। दिन में 14 घंटे तक की नींद के दौर बारी बारी से आते थे। उनके सहायकों ने मौखिक आक्रामकता के प्रकरणों को रिकॉर्ड किया। उसके बाद भ्रम के क्षण आए, जिसमें ऐसा लगा कि वे अपने करीबी सहयोगियों को पहचान नहीं पा रहे थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्टालिन ने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति में भारी कमी कर दी थी। 1949 और 1953 के बीच उन्होंने केवल 3 आधिकारिक भाषण दिए, सभी को स्पष्ट रूप से कठिनाई से पढ़ा गया। 1952 में प्रकाशित उनके अंतिम सैद्धांतिक कार्य यूएसएसआर में समाजवाद की आर्थिक समस्याएं में तर्कपूर्ण असंगति दिखाई दी, जो उनके पिछले लेखन की स्पष्टता के विपरीत थी। जिस व्यक्ति ने सोवियत औद्योगिकरण और सबसे विनाशकारी विश्व युद्ध में जीत का नेतृत्व किया था,
वह खुद को एक ऐसी प्रणाली का कैदी पाता है जिसे पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर रहने के लिए डिजाइन किया गया था। विवेक का ह्रास। स्टालिन अपनी ही छाया के विरुद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से जोसेफ स्टालिन की शक्ति अचल लग रही थी। उन्होंने हिटलर को हराया था, पूर्वी यूरोप पर सोवियत नियंत्रण का विस्तार किया था और बेजोड़ व्यक्तित्व के पंथ को मजबूत किया था। लेकिन जब बाहरी दुनिया उनका सम्मान करती थी या उनसे डरती थी, तो कुछ और भी गहरा था जो उनके व्यक्तित्व को नष्ट करने लगा। एक बढ़ता हुआ मौन और विनाशकारी व्यामोह। अपने अंतिम वर्षों के दौरान तानाशाह न केवल राज्य के दुश्मनों पर, बल्कि अपने सहयोगियों, डॉक्टरों, रसोइयों और यहां तक कि अपने निवास की दीवारों पर भी संदेह करता था। यह अंत की शुरुआत थी, वह क्षण जब पूर्ण शक्ति उसके पागलपन का विकृत दर्पण बन गई। 1946 में, जब यूएसएसआर अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहा था, स्टालिन ने कई उपायों का आदेश दिया जिसने उनके पागल अलगाव की शुरुआत को चिह्नित किया। इनमें से पहला इशारा एक आंतरिक निगरानी प्रणाली का डिजाइन था जो पारंपरिक खुफिया तंत्र से परे था। उन्होंने अपने स्वयं के मंत्रियों, पोलित ब्यूरो के सदस्यों और लाल सेना के जनरलों के अपार्टमेंट में माइक्रोफोन लगाने का आदेश दिया। तथाकथित क्वार्टरी एमजीबी द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए अपार्टमेंट श्रवण जाल के रूप में काम करते थे, जहां निजी बातचीत को गुप्त रिपोर्टों में विश्लेषण करने के लिए रिकॉर्ड किया जाता था, जो सीधे बेरिया तक पहुंचती थीं और कभी कभी खुद स्टालिन तक। कोई भी सुरक्षित नहीं था, यहां तक कि सबसे वफादार भी नहीं। उसी समय तानाशाह ने अपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों को कई गुना बढ़ा दिया। वह हर रात कमरे बदलता था, कई डबल्स का इस्तेमाल करता था और अपनी प्लेट में खाना रखने से पहले कई रसोइयों और चखने वालों से खाना मंगवाता था। वह कम और रुक रुक कर सोता था। अगर कुंत सेवों में उसके डांचा के पर्दे पर कोई छाया दिखाई देती तो वह हथियार लेकर उठ जाता। यहां तक कि उसके ड्राइवर को भी हर दिन गाड़ी को अलग अलग जगहों पर पार्क करना पड़ता था ताकि रूटीन स्थापित न हो। यह व्यवहार केवल सावधानी नहीं थी, यह उस मन का प्रतिबिंब था जो अब किसी चीज या किसी पर भरोसा नहीं करता था। 1947 में सोवियत संघ के अंदरूनी इलाकों में भूख फिर से फैल गई। सूखे ने दक्षिणी फसलों को तबाह कर दिया, खास तौर पर यूक्रेन और मोल्दोवा को प्रभावित किया। युद्ध की तबाही से अभी भी कमजोर आबादी हजारों की संख्या में मरने लगी, लेकिन स्टालिन ने राज्य के संसाधनों को आंतरिक राहत की ओर पुनर्निर्देशित करने के बजाय समाजवादी ब्लॉक देशों को अनाज निर्यात करना जारी रखा, जो अभी कॉमिनफॉर्म का हिस्सा बनने लगे थे। तर्क स्पष्ट था, नए सहयोगी कम्युनिस्ट शासनों को खिलाना सोवियत किसानों को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस निर्णय ने 1 से 5 मिलियन लोगों की खामोश मौतें पैदा की, जिन्हें कभी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई। उसी वर्ष स्टालिन ने कॉमिनफॉर्म की स्थापना की, जो पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियों पर वैचारिक नियंत्रण की संरचना थी। संदेश स्पष्ट था, मॉस्को ने लाइन तय की और किसी भी विचलन को दंडित किया जाएगा। इस खतरे को वास्तविकता बनने में बहुत समय नहीं लगा। 1948 में युगोस्लाविया के कम्युनिस्ट नेता मार्शल टीटो ने क्रेमलिन के आदेशों की अवहेलना करने का साहस किया। उन्होंने पूर्ण अधीनता को अस्वीकार कर दिया और समाजवाद की ओर एक स्वतंत्र मार्ग का बचाव किया। स्टालिन की प्रतिक्रिया क्रूर थी। उन्होंने उसे कॉमिनफॉर्म से निष्कासित कर दिया, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया और हत्या के प्रयासों की एक श्रृंखला आयोजित की जो एक के बाद एक विफल हो गई। युगोस्लाविया ने विरोध किया। पहली बार स्टालिन की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। उसके अहंकार को झटका बहुत बड़ा था। आंतरिक मोर्चे पर अविश्वास पहले कभी नहीं देखे गए स्तरों तक बढ़ गया। 1951 में राज्य सुरक्षा मंत्रालय एमजीबी के प्रमुख विक्टर अबाकुमोव को स्टालिन के सीधे आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर ज़ायोनी साजिश को छिपाने का आरोप लगाया गया था, जो तानाशाह के तर्क के अनुसार क्रेमलिन की चिकित्सा संरचनाओं में पहले से ही घुसपैठ कर चुकी थी। अबाकुमोव को महीनों तक प्रताड़ित किया गया और गुप्त रूप से मार डाला गया। अब यह सफाई उस सुरक्षा तंत्र तक पहुंच गई जिसे उसने खुद बनाया था। यह सभी के लिए एक चेतावनी थी, यहां तक कि संरक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। उसी वर्ष स्टालिन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में किसी भी आधिकारिक उल्लेख पर प्रतिबंध लगा दिया। डॉक्टरों, सहायकों और यहां तक कि निजी सचिवों को भी यह सुझाव देने से मना किया गया कि सर्वोच्च नेता बीमार हो सकते हैं। चिकित्सा नुस्खों पर सेंसरशिप लगा दी गई और नैदानिक रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। जिन डॉक्टरों ने उनके रक्तचाप या हृदय की अपर्याप्तता के बारे में चेतावनी देने की हिम्मत की, उन पर निगरानी फाइल खोली गई।
चुप्पी कानून थी और डर उसका निष्पादक। 1952 में तथाकथित डॉक्टरों की साजिश के साथ उन्माद की पराकाष्ठा हुई। स्टालिन ने 9 क्रेमलिन डॉक्टरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिनमें से ज्यादातर यहूदी मूल के थे। उन पर झूठे निदान के जरिए उच्च सोवियत अधिकारियों की हत्या करने का आरोप लगाया। उनमें से एक कार्डियोलॉजिस्ट व्लादिमीर विनोग्रादोव भी थे, जो स्टालिन का वर्षों तक इलाज करने वाले कुछ विशेषज्ञों में से एक थे। उन्हें यातना दी गई और मुकदमा चलाने से पहले जेल में उनकी मृत्यु हो गई। एमजीबी द्वारा आयोजित जांच में साइबेरिया के शिविरों में सोवियत यहूदी आबादी के सामूहिक निर्वासन पर भी विचार किया गया। योजना को केवल स्टालिन की खुद की मृत्यु के बाद महीनों बाद रोका गया। जब यह सब हो रहा था, तानाशाह ने अंतिम सफाई की तैयारी कर ली थी। उसने क्रांति के 3 ऐतिहासिक व्यक्तियों के खिलाफ गुप्त फाइलें संकलित करना शुरू कर दिया था। व्याचेस्लाव मोलोतोव, लाजर कागानोविच और अनास्तास मिकोयान। पुराने साथी, पूर्व सहयोगी, सभी का सफाया होने वाला था। सबूत गढ़े हुए थे, आरोप झूठे थे। केवल अंतिम आदेश की आवश्यकता थी, लेकिन मौत पहले आ गई। यह किसी सेवानिवृत्त राजनेता या परिवर्तन के दौर से गुजर रहे नेता का नतीजा नहीं था। यह अपने ही राक्षसों में फंसे एक व्यक्ति का पतन था। अपने अंतिम वर्षों में स्टालिन ने राज्य को अपने मन के दर्पण में बदल दिया। पागल, अप्रत्याशित, खुद के प्रति शत्रुतापूर्ण। पार्टी उसके रात्रिकालीन हमलों की छाया में रहती थी। नागरिक, बीमारी या खराब तरीके से कहे गए चुटकुलों के लिए निंदा किए जाने के निरंतर खतरे में रहते थे, और उसका आंतरिक चक्र चुप रहने वाले मेहमानों में सिमट गया, जो बिना बोले खाते थे, बिना खुशी के हंसते थे और बिना यह जाने कि वे अगले दिन प्रकाश देखेंगे या नहीं, तालियां बजाते थे। कुंतसेवो में, उनके एकांत किले में असंभव समय पर रोशनी जलाई जाती थी। ग्रह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने पूरी रातें खाली गलियारों में अकेले घूमते हुए, बेडरूम बदलते हुए, ऐसी आवाजें सुनते हुए बिताईं जिन्हें किसी और ने नहीं सुना। क्योंकि अंत में स्टालिन अब सोवियत संघ पर शासन नहीं कर रहा था, उसने इसके खिलाफ शासन किया, और सबसे बढ़कर खुद के खिलाफ। पतन टोस्ट से मौन तक। 28 फरवरी 1953 की रात कुंतसेवो डांचा में कई अन्य रातों की तरह ही शुरू हुई। स्टालिन ने अपनी खास रात्रिकालीन शामों में से एक के लिए अपने करीबी लोगों को बुलाया था। पहरेदारों को हमेशा की तरह आदेश दिए गए थे, बिना स्पष्ट अनुमति के कोई भी अंदर न जाए या बाहर न जाए, संचार व्यवस्था कटी रहे और सतर्कता का स्तर अधिकतम रखा जाए। बेरिया 9 बजे पहुंचे, उसके बाद मालिनकोव, क्रुश्चेव और बुल्गानिन आए। चारों को प्रोटोकॉल पता था। पूर्ण सम्मान दिखाएं, ऐसी टिप्पणियों से बचें जिनका गलत अर्थ निकाला जा सकता है, और शाम को तब तक लंबा करें जब तक कि मेजबान इसे समाप्त करने का फैसला न कर ले। रात्रिभोज सामान्य रूप से चल रहा था। जॉर्जियाई व्यंजन परोसे गए, साथ में रेड वाइन और हाई प्रूफ वोदका भी। स्टालिन अच्छे मूड में लग रहे थे, अपनी युवावस्था के किस्से सुना रहे थे और अनुपस्थित अधिकारियों के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। उन्होंने सामान्य से ज्यादा शराब पी, बारी बारी से वाइन के गिलास और वोदका के शॉट लिए। भोजन आधी रात तक चला, जिसके बाद उन्होंने अपने निजी सिनेमा रूम में एक सोवियत फिल्म के प्रक्षेपण का आदेश दिया। प्रक्षेपण के दौरान स्टालिन असामान्य रूप से चुप रहे। उनकी सांसें भारी हो गई थीं और कभी कभी वे लंबे समय तक अपनी आंखें बंद कर लेते थे। हालांकि अगर कोई हिलता डुलता था तो वे तुरंत जाग जाते थे। फिल्म सुबह 3 बजे के करीब समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय में बैठक जारी रखने पर जोर दिया। वहां उन्होंने ड्रिंक्स का एक नया दौर परोसा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में एक भ्रमित शोध प्रबंध शुरू किया, जिसमें ऐतिहासिक संदर्भों को भविष्य की योजनाओं के साथ मिलाया गया, जिसमें तार्किक सुसंगतता का अभाव था। 1 मार्च को करीब 4:30 बजे उन्होंने आखिरकार बैठक समाप्त कर दी। वे कुछ कठिनाई के साथ खड़े हुए, लेकिन बिना किसी मदद के अपने मेहमानों को विदाई देने के लिए बरामदे में चले गए, एक ऐसी रस्म का पालन करते हुए जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। क्रुश्चेव को याद होगा कि स्टालिन उन आखिरी मिनटों में बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे थे, मजाक कर रहे थे और उन्हें यूक्रेनी छोटे नाम मिकोला से संबोधित कर रहे थे। ऐसा वे केवल तभी करते थे जब वे आराम महसूस करते थे। एक बार अकेले होने के बाद वह अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार अपने बेडरूम में चले गए। उन्होंने एक सफेद पायजामा शर्ट और ढीली पैंट पहन ली। बिस्तर पर जाने से पहले उन्होंने कुछ दस्तावेजों की समीक्षा की और एक गिलास मिनरल वाटर पिया।
उनके अंतिम सचेत कार्यों में औद्योगिक उत्पादन पर एक रिपोर्ट पढ़ना और 2 छोटे मोटे आदेशों पर हस्ताक्षर करना शामिल था। सुबह 5 बजे के करीब उन्होंने लाइट बंद की और बिस्तर पर चले गए। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहुत ही स्थायी और लंबा था। 1 मार्च के पूरे दिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। नौकरों ने उनके निर्देशों का पालन किया। उन्होंने भोजन तैयार किया और उसे दरवाजे के सामने रख दिया, लेकिन उसे छुआ नहीं गया। नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना जमा हो गया, लेकिन किसी ने भी रहने वाले की स्थिति की पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। गार्डों ने विसंगतियों का पता लगाए बिना अपनी स्थिति बनाए रखी। सुरक्षा प्रणाली ने केवल बाहरी क्षेत्रों में ही हलचल दर्ज की, जबकि आंतरिक सेंसर निष्क्रिय रहे। ढांचा एक खामोश किला बन गया था, जहां सोवियत संघ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बेहोश और रक्षाहीन पड़ा था। कर्मचारियों के कठोर अनुशासन ने पीड़ा को और बढ़ा दिया। गृहस्वामी मारिया तिखोनोवना को बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई, लेकिन स्पष्ट आदेश के बिना कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। तानाशाह के क्रोध को जगाने के डर ने एक गैर हस्तक्षेप प्रोटोकॉल बनाया था, जो अब मौत की सजा बन गया था। 1 मार्च की रात करीब 10 बजे चिंता असहनीय हो गई थी। मारिया तिखोनोवना ने गार्ड स्टारोस्टिन से स्टालिन की स्थिति की पुष्टि करने की सुविधा के बारे में सलाह ली। 1 घंटे तक चली फुसफुसाहट भरी चर्चा के बाद उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। यह खोज विनाशकारी थी। सहायक कुंजी से दरवाजा खोलने पर उन्होंने स्टालिन को फर्श पर बेहोश पड़ा पाया और शरीर पर नियंत्रण खोने के स्पष्ट संकेत थे। उसकी सांसें फूल रही थीं और अनियमित थीं। उसकी आंखें उत्तेजनाओं का जवाब दिए बिना आधी बंद रहती थीं और मूत्र का दाग उसके कपड़ों और फर्श पर लगा हुआ था। जिस व्यक्ति ने पूरे देश को आतंकित किया था, वह एक बच्चे की तरह असहाय पड़ा था, अपने ही शरीर और उस व्यवस्था का शिकार जिसे उसने अपनी व्यक्तिगत इच्छा से काम करने के लिए डिजाइन किया था। खामोश फैसला, पूर्ण भय के साए में 4 दिन। स्टालिन के बेहोश पाए जाने पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई जिसने सोवियत व्यवस्था के मूलभूत विरोधाभासों को उजागर कर दिया। मारिया तिखोनोवना और गार्ड स्टारोस्टिन ने बड़ी मुश्किल से यह सत्यापित करने के बाद कि वह अभी भी सांस ले रहा है, अभूतपूर्व संस्थागत दुविधा का सामना किया। आदेश स्पष्ट थे, किसी भी परिस्थिति में उसे परेशान न करें, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी जान खतरे में थी। अत्यंत सावधानी के साथ उन्होंने निष्क्रिय शरीर को बगल के भोजन कक्ष में एक सोफे पर स्थानांतरित कर दिया और उसे जॉर्जियाई कंबल से ढक दिया। उसकी सांसें अनियमित बनी रहीं। सांस रुकने के साथ साथ हाइपरवेंटिलेशन के दौर भी आते रहे, जिससे उन्हें पूरी तरह से सांस के पतन का डर था। प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत राज्य सुरक्षा मंत्रालय से संपर्क करना जरूरी था, न कि चिकित्सा सेवाओं से। यह कॉल लावरेंटी बेरिया को भेजी गई थी, जिन्हें 2 मार्च को सुबह करीब 2 बजे सूचना मिली थी। बेरिया की प्रतिक्रिया सोच समझकर मापी गई थी। चिकित्सा दलों को तत्काल जुटाने का आदेश देने के बजाय उन्होंने केवल जॉर्जी मालिनकोव के साथ डचा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का फैसला किया। दोनों सुबह 4 बजे के करीब पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से स्टालिन की जांच की। उन्होंने पाया कि वह बेहोश था। सांस लेने में तकलीफ, कमजोर और अनियमित नाड़ी और तंत्रिका संबंधी नियंत्रण के नुकसान के स्पष्ट लक्षण थे। हालांकि उनका निर्णय चिकित्सा सहायता का अनुरोध करने से पहले सुबह होने तक इंतजार करना था। कई घंटों की यह देरी गहन अटकलों का विषय रही है। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि बेरिया और मालिनकोव को डर था कि अगर स्टालिन संभल गया तो जल्दबाजी में काम करने के क्या परिणाम होंगे। अन्य लोग राजनीतिक गणना की ओर इशारा करते हैं। संभावना है कि तानाशाह की अक्षमता ने सोवियत सत्ता संरचना को पुनर्गठित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। जब चिकित्सा हस्तक्षेप को अंततः अधिकृत किया गया तो एक अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हुई। अधिकांश सबसे सक्षम विशेषज्ञों को डॉक्टरों की साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उपलब्ध चिकित्सक द्वितीय श्रेणी के पेशेवर थे, जिनमें से कई इस संभावना से भयभीत थे कि यदि स्टालिन ठीक नहीं हुए तो उन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा सकता है। लुकोम्स्की, डॉक्टर वासिलेंको और 3 सामान्य चिकित्सक शामिल थे, जिनका आपातकालीन न्यूरोलॉजी में अनुभव सीमित था। प्रारंभिक जांच में एक भयावह नैदानिक तस्वीर सामने आई। 210-120 मिलीमीटर मर्क्यूरी का रक्तचाप, 72-78 बीट प्रति मिनट की नाड़ी, पूरी तरह से दाईं ओर का हेमिप्लेगिया, बाईं पुतली फैली हुई और स्थिर होने के साथ चिह्नित अनिसोकोरिया, चेन स्टॉक्स श्वास, रिफ्लेक्स की अनुपस्थिति और पूर्ण असंयम। निदान स्पष्ट था। अपरिवर्तनीय रोग निदान के साथ बड़े पैमाने पर मस्तिष्कीय रक्तस्राव।
उपचार 1953 में सोवियत चिकित्सा की सीमाओं और डॉक्टरों के दोषी ठहराए जाने के डर को दर्शाते हैं। इंट्राक्रैनियल दबाव को कम करने के लिए पारंपरिक अभ्यास के अनुसार कानों के पीछे और गर्दन पर 8 झोंक लगाए गए थे। रक्तचाप कम करने वाली दवाएं गुदा मार्ग से दी गईं, क्योंकि वह निगलने की क्षमता खो चुका था। तापमान को नियंत्रित करने और दौरे को रोकने के लिए ठंडी पट्टियां लगाई गईं। अगले 72 घंटों के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उन्हें 39 डिग्री बुखार, खूनी उल्टी, हाथ पैरों में सूजन और नीलापन महसूस हुआ, जिससे पता चला कि उनकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने खुद को केवल उपशामक देखभाल तक सीमित रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी आक्रामक हस्तक्षेप को हत्या के रूप में समझा जा सकता है। इसके समानांतर क्रेमलिन में एक जटिल राजनीतिक नृत्य विकसित हो रहा था। 3 मार्च को प्रेसिडियम ने अपना पहला आधिकारिक विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें बताया गया कि स्टालिन एक गंभीर मस्तिष्क रक्तस्राव से पीड़ित है, जिसने महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित किया है। सावधानीपूर्वक अस्पष्ट भाषा ने आशावाद और निराशावाद दोनों को टाल दिया, जिससे नेताओं को कई रणनीतिक विकल्प खुले रखने की अनुमति मिली। इन महत्वपूर्ण दिनों के दौरान बेरिया ने उग्र गतिविधि की। उन्होंने सुरक्षा सेवाओं को पुनर्गठित किया, मास्को में रणनीतिक स्थानों पर एमवीडी इकाइयों को संगठित किया और प्रमुख सैन्य कमांडरों के साथ निजी बैठकें की। उनका व्यवहार स्पष्ट चिंता और खराब रूप से प्रच्छन्न उत्साह के प्रकरणों के बीच बारी बारी से होता रहा। मोलोटोव को याद होगा कि बेरिया ने निजी तौर पर टिप्पणी की थी कि उन्होंने सभी को एक बड़े बोझ से मुक्त कर दिया है। यह पीड़ा शुरुआती पतन से लेकर ठीक 96 घंटे तक चली। 5 मार्च की दोपहर के दौरान उनकी सांसें अनियमित होती गईं। 2 मिनट तक श्वास रुक जाती थी। उनके शरीर का तापमान कम होने लगा, जबकि रक्तचाप जीवन के अनुकूल स्तर तक गिर गया। 5 मार्च 1953 को 21:50 बजे नाड़ी निश्चित रूप से बंद हो गई। शव परीक्षण में बाएं गोलार्ध में भारी मस्तिष्क रक्तस्राव की पुष्टि हुई, साथ ही थैलेमिक धमनी में छेद हो गया। जांच में गंभीर धमनी काठिन्य, बाएं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और कई पिछले माइक्रोइन्फार्क्ट्स का पता चला। हृदय का वजन 580 ग्राम था, जो सामान्य वजन से लगभग 200 ग्राम अधिक था। निष्कर्षों ने विषाक्तता के किसी भी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। स्टालिन की मृत्यु हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हुई थी, जिन्हें उन्होंने दशकों तक नजरअंदाज किया था। शासन का अंतिम संस्कार, लाशों के नीचे एक शहर। 5 मार्च को 21:50 बजे स्टालिन की मृत्यु ने अभूतपूर्व रूप से एक रसद ऑपरेशन को जन्म दिया। 1 घंटे बीतने से पहले ही शव को मॉस्को में एक गुप्त चिकित्सा प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां विशेषज्ञों की एक टीम ने शव को संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की। इस तकनीक में लेनिन के लिए विकसित प्रोटोकॉल का पालन किया गया। फॉर्मेलिन के धमनी इंजेक्शन, कार्बनिक एसिड के साथ चेहरे का उपचार और निर्जलीकरण को रोकने के लिए ग्लिसरीन का अनुप्रयोग। लेनिन के संरक्षण में भाग लेने वाले अनुभवी शव संरक्षणकर्ता डॉ. बोरिस जबर्स्की ने प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की देखरेख की। उनकी टीम ने पीड़ा के निशानों को छिपाते हुए शांति का संदेश देने वाली उपस्थिति प्राप्त करने के लिए लगातार 12 घंटे काम किया। विशिष्ट मूंछों को सावधानी से कंघी किया गया था। उनके हाथ उनकी छाती पर रखे हुए थे और उनके चेहरे पर शांति का भाव था, जो उनके अंतिम घंटों की पीड़ा के विपरीत था। अगले दिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की आंशिक विफलता के कारण सड़न के मामूली संकेतों के कारण अतिरिक्त मेकअप परतें लगाई गईं। ताबूत एक असाधारण कृति थी। सोने की प्रत चड्ढी कांस्य फिटिंग के साथ पॉलिश महोगनी, आंतरिक रूप से सफेद रेशम से बनी, एक वेंटिलेशन सिस्टम के साथ जो सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान निरंतर तापमान बनाए रखता था। पूरी प्रक्रिया के दौरान एमजीबी एजेंटों ने स्थापना की सुरक्षा की, मौत में भी तोड़फोड़ की संभावित कार्रवाई की आशंका के चलते। ट्रेड यूनियनों के महल के स्तंभों के हॉल को एक अस्थायी अभयारण्य में बदल दिया गया था। इसके सफेद संगमरमर के स्तंभों को काले और लाल कपड़ों से ढका गया था, जबकि विशाल पुष्प व्यवस्था ने एक औपचारिक परिधि बनाई थी। 15 सोवियत गणराज्यों से हजारों लाल कार्नेशन, सफेद गुलाब और आधिकारिक पुष्पमालाओं ने वातावरण को एक स्मारकीय अंतिम संस्कार उद्यान में बदल दिया। प्रकाश व्यवस्था नाटकीय सटीकता के साथ डिजाइन की गई थी। चेहरे की ओर निर्देशित स्पॉटलाइट इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, जबकि फैली हुई सुनहरी रोशनी कैटाफाल्क को घेरती थी। शव के संरक्षण में बदलाव से बचने के लिए नियंत्रित आर्द्रता के साथ तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा गया था,
4 रेड आर्मी गार्ड कोनों पर तैनात थे, जो सैन्य सटीकता के मौन समारोह में हर 30 मिनट में एक दूसरे को राहत देते थे। 6 मार्च की सुबह से लेकर 9 मार्च की रात तक हॉल में अंतहीन मानव जुलूस निकलता रहा। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि श्रद्धांजलि में 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे किलोमीटरों तक कतारें लग गईं। सुरक्षा व्यवस्था में संकेंद्रित घेरे में वितरित 5,000 से अधिक कर्मी शामिल थे। भीड़ के प्रबंधन ने तानाशाह की मृत्यु में भी स्टालिनवादी व्यवस्था के विरोधाभासों को उजागर किया। अधिकारियों ने लोकप्रिय प्रतिक्रिया को कम करके आंका था, जिससे घातक मानवीय अड़चनें पैदा हुईं। 7 मार्च को ट्रुबनाया और कुजनेत्स्की मोस्ट के चौराहे पर एक हिमस्खलन ने एक बड़ी त्रासदी पैदा की। सैनिकों ने एक साथ कई धमनियों को बंद कर दिया, जिससे एक फनल प्रभाव पैदा हुआ, जिसने अपर्याप्त स्थान में हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया। मौसम की स्थिति ने स्थिति को और खराब कर दिया। 0 से 8 डिग्री नीचे का तापमान, रुक रुक कर बर्फबारी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने प्रतीक्षा को शारीरिक प्रतिरोध की परीक्षा में बदल दिया। जब दबाव असहनीय हो गया तो सैकड़ों लोग गिर गए और उनके पीछे चल रहे लोगों ने उन्हें कुचल दिया, जो पीछे से डाले जा रहे दबाव के कारण रुकने में असमर्थ थे। आधिकारिक रिपोर्टों ने परिमाण को कम करके आंका। उन्होंने दुर्घटना से 109 पीड़ितों का उल्लेख किया, लेकिन अवर्गीकृत दस्तावेजों ने उच्च आंकड़े प्रकट किए। प्रदर्शनी के 3 दिनों के दौरान कम से कम 1500 लोगों की मृत्यु हो गई। शवों को गुप्त रूप से हटा दिया गया, सैन्य ट्रकों में पास के अस्पतालों में ले जाया गया और प्राकृतिक कारणों से मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया। आंतरिक एमजीबी गवाही ने संकेत दिया कि त्रासदी को छिपाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधित किए गए थे। समानांतर रूप से सोवियत अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए। मॉस्को में विदेशी दूतावासों को श्रद्धांजलि के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए संस्करणों के साथ विज्ञप्तियां भेजी गईं। चीन ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उत्तर कोरिया और वियतनाम ने संपादकीय प्रकाशित किए, जिसमें स्टालिन को समाजवाद का शाश्वत मार्गदर्शक बताया गया। पश्चिम में प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। चर्चिल ने राजनयिक संवेदना व्यक्त की, हालांकि उन्होंने निजी तौर पर स्वीकार किया कि शायद दुनिया को सांस लेने का अवसर मिला है। 9 मार्च को आधिकारिक समारोह एक जुलूस के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें रूढ़िवादी पूजा पाठ, सैन्य अनुष्ठान और राजनीतिक नाटकीयता के तत्व शामिल थे। ताबूत को 4 काले प्रशियाई घोड़ों द्वारा खींची गई एक तोपखाना गाड़ी पर रखा गया था। 200 अधिकारियों के एक अनुरक्षण ने महल से रेड स्क्वायर तक एक गलियारा बनाया, जबकि T-34 टैंक समानांतर गठन में आगे बढ़े। सन्नाटा लगभग पूर्ण था। केवल जमे हुए पत्थरों पर जूतों की लयबद्ध आवाज और टैंक इंजनों की गूंज सुनी जा सकती थी। भाषणों का क्रम सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किया गया था। जॉर्जी मालेनकोव ने 10 मिनट के भाषण के साथ शुरुआत की, जिसमें संस्थागत निरंतरता पर जोर दिया गया। एक संतुलित लहजे का इस्तेमाल किया गया, जिससे अत्यधिक भावनात्मक संदर्भों से बचा जा सके। लावरेंटी बेरिया ने तीव्र भावनात्मक रजिस्टर के साथ 12 मिनट का हस्तक्षेप किया, जिसमें स्टालिन को राष्ट्र के सतर्क पिता के रूप में संदर्भित किया गया, जो व्यक्तिवादी पंथ के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को स्थापित करने की उनकी रणनीति को दर्शाता है। निकिता ख्रुश्चेव ने 8 मिनट के भाषण के साथ केंद्रीय समिति का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें स्टालिन द्वारा सैद्धांतिक ग्रंथों का हवाला दिया गया, एक अकादमिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, जिसने उन्हें उभरती गतिशीलता का मूल्यांकन करते समय कम प्रोफाइल बनाए रखने की अनुमति दी। व्याचेस्लाव मोलोतोव ने विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को निर्देशित 5 मिनट के साथ समापन किया, जिसमें सोवियत विदेश नीति की निरंतरता पर जोर दिया गया। समारोह का समापन ताबूत को लेनिन की समाधि की ओर ले जाने के साथ हुआ, जिसे 2 ताबूतों को समायोजित करने के लिए फिर से तैयार किया गया था। स्टालिन को लेनिन के दाईं ओर एक क्रिस्टल कलश में रखा गया था, जिसमें स्वतंत्र जलवायु नियंत्रण था। दीवारों पर सोने की नसें लगी काले संगमरमर की परत थी, जबकि सुनहरे सिरिलिक में शिलालेखों ने दोनों नेताओं को सोवियत राज्य के संस्थापक के रूप में पहचाना। मकबरे का पुनर्निर्माण 36 घंटे से भी कम समय में पूरा किया गया था। लेनिन के अवशेषों को अस्थायी रूप से हटा दिया गया था, निचले स्तर को फिर से बनाया गया था और स्वायत्त प्रशीतन, आर्द्रता सेंसर और एक भूमिगत प्रकाश व्यवस्था वाला एक कक्ष स्थापित किया गया था, जो शरीर की निरंतर दृश्यता बनाए रखता था। 10 मार्च को मकबरा जनता के लिए फिर से खोला गया।
अगले 8 वर्षों के दौरान 10 मिलियन से अधिक लोग साझा मकबरे पर जाएंगे, जिससे यह स्थान धर्मनिरपेक्ष तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो जाएगा। स्टालिन का पंथ पत्थर के रूप में जारी रहा, क्रिस्टल में जम गया, प्रचार तंत्र की जड़ता द्वारा बनाए रखा गया। सोवियत प्रचार ने 500,000 से अधिक स्मारक पोस्टकार्ड बनाए जो पूरे देश में वितरित किए गए, जिसमें स्टालिन को फूलों से घिरा हुआ कृत्रिम शांति की स्थिति में दिखाया गया। लेनिन के साथ यह प्रतीकात्मक जुड़ाव 3 साल बाद शुरू होने वाली डी-स्टालिनाइजेशन प्रक्रिया के दौरान खत्म करने के लिए सबसे कठिन तत्वों में से एक होगा। तानाशाह की शारीरिक मृत्यु ने उसकी उपस्थिति के अंत का संकेत नहीं दिया। उसकी छवि, उसका शरीर और उसकी विरासत को परे से भी राजनीतिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में संरक्षित किया गया। अगले दिन बेरिया का पतन और रिवर्स पर्स। स्टालिन की मृत्यु ने एक ऐसा सत्ता शून्य पैदा कर दिया जिसे भरने के लिए कोई भी सोवियत संस्था तैयार नहीं थी। 3 दशकों तक हर महत्वपूर्ण निर्णय उनकी व्यक्तिगत इच्छा से निकला था, जिसने व्यवस्था को एक ऐसी संरचना में बदल दिया जो पूरी तरह से अपने शीर्ष पर निर्भर थी। जिन 4 लोगों ने उनके अंतिम घंटों को साझा किया था, वे अचानक खुद को एक ऐसे साम्राज्य पर शासन करने के लिए जिम्मेदार पाते हैं जो पृथ्वी की सतह के छठे हिस्से को घेरे हुए था। लावरेंटी बेरिया ने तुरंत ही नए शासन के मजबूत व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाया। उन्होंने एमवीडी संरचनाओं को पुनर्गठित किया, अपने वफादारों को रणनीतिक पदों पर रखा और एकतरफा निर्णय लेना शुरू कर दिया, जिससे उनके प्रेसिडियम के सहकर्मी चिंतित हो गए। उनका व्यवहार स्पष्ट दुख के क्षणों और खराब तरीके से प्रच्छन्न उत्साह के प्रकरणों के बीच झूलता रहा। मोलोटोव ने दर्ज किया कि बेरिया ने "मैंने उससे छुटकारा पा लिया" और "मैंने उन सभी को बचा लिया" जैसी टिप्पणियां की थीं। वाक्यांशों को तानाशाह की मृत्यु में भागीदारी के छिपे हुए स्वीकारोक्ति के रूप में व्याख्या किया गया था। नए नेतृत्व का पहला महत्वपूर्ण कदम चिकित्सा षड्यंत्र के दौरान गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों की रिहाई थी। 4 अप्रैल 1953 को प्रावदा ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें माना गया कि आरोप झूठे थे और अस्वीकार्य तरीकों से स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई थी। 9 बचे लोगों को तुरंत रिहा कर दिया गया, हालांकि महीनों तक यातना सहने के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इस निर्णय ने स्टालिनवादी दमनकारी नीतियों की समीक्षा की प्रक्रिया की शुरुआत की। हजारों एनकेवीडी और एमवीडी फाइलों की जांच करने के लिए आयोगों की स्थापना की गई, जिसमें उन मामलों की पहचान की गई जहां सबूत गढ़े गए थे। कर्नल यूरी एंड्रोपोव ने एक ऑडिट की निगरानी की, जिससे शासन के अंतिम वर्षों के दौरान जांच पद्धति के रूप में यातना के व्यवस्थित विस्तार का पता चला। हालांकि ये इशारे मानवीय विश्वासों का जवाब नहीं थे, बल्कि सटीक राजनीतिक गणनाओं का जवाब थे। ख्रुश्चेव ने दमनकारी व्यवस्था के सुधार में बेरिया के सत्ता आधार को कमजोर करने का अवसर पहचाना था। प्रत्येक मुक्त कैदी, प्रत्येक समीक्षा किए गए मामले ने बेरिया द्वारा नियंत्रित सुरक्षा तंत्र की वैधता को नष्ट कर दिया। मई और जून के दौरान बेरिया और प्रेसिडियम के बाकी सदस्यों के बीच तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच गया था। बेरिया ने स्टालिन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना निर्णय लेना। एमवीडी पर उनके नियंत्रण ने उन्हें अन्य सभी नेताओं के बारे में समझौता करने वाली जानकारी तक पहुंच प्रदान की, एक ऐसा लाभ जिसका उन्होंने इशारों और छिपी हुई धमकियों के माध्यम से फायदा उठाया। 26 जून 1953 को क्रेमलिन में प्रेसिडियम की बैठक के दौरान वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ख्रुश्चेव ने सत्र के दौरान बेरिया को गिरफ्तार करने के लिए मालेनकोव, बुल्गानिन और अन्य लोगों के साथ गुप्त रूप से एक ऑपरेशन का समन्वय किया था। मार्शल जॉर्जी झुकोव ने सैन्य सहायता प्रदान की। हिरासत को सर्जिकल सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। जब बेरिया प्रशासनिक पुनर्गठन पर रिपोर्ट पेश कर रहे थे, तो झुकोव के आदेश पर सशस्त्र अधिकारियों का एक समूह घुस आया। आश्चर्यपूर्ण था, बेरिया के पास किसी भी सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का समय नहीं था। कुछ ही मिनटों में सोवियत संघ के सबसे खूंखार व्यक्ति को हथकड़ी लगा दी गई और उसे एक गुप्त सैन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर दिया गया। यह मुकदमा एक पैरोडी था, जिसमें उन्हीं तरीकों को दोहराया गया था जिन्हें उसने खुद ही सिद्ध किया था। बिना किसी कानूनी बचाव के और पूर्व निर्धारित फैसले के साथ पूर्ण गोपनीयता में मनाया गया यह मुकदमा केवल 3 दिनों तक चला। न्यायाधिकरण की अध्यक्षता मार्शल कोनेव ने की। उनके साथ नए नेतृत्व के प्रति उनकी वफादारी के लिए चुने गए सैन्य अधिकारी भी थे। आरोपों में राजद्रोह, जासूसी, तख्तापलट की तैयारी और सत्ता का दुरुपयोग शामिल था।
4 दशक बाद सार्वजनिक किए गए अभिलेखों से प्रक्रिया की काफकाई प्रकृति का पता चलता है। बेरिया पर एक साथ ब्रिटिश एजेंट, जायोनी साजिशकर्ता और प्रतिक्रांतिकारी उकसावे का आरोप लगाया गया था, परस्पर विरोधाभासी आरोप जो कानूनी मामला बनाने की जल्दबाजी को दर्शाते हैं। 23 दिसंबर 1953 को रक्षा मंत्रालय के बंकर में बेरिया को गोली मार दी गई। बेरिया को उसके मुख्य सहयोगियों बोगदान कोबुलोव, वसेवोलोड मर्कुलोव, पावेल मेशिक के साथ गोली मार दी गई। उनके शवों का अंतिम संस्कार किया गया और राख को अज्ञात स्थानों पर बिखेर दिया गया। बेरिया के खात्मे के तत्काल परिणाम हुए। एमवीडी को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया। इसके आंतरिक सुरक्षा और शिविर प्रशासन कार्यों को अलग कर दिया गया। दमनकारी तंत्र के हजारों कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया या उनका तबादला कर दिया गया। मुखबिर प्रणाली को समाप्त तो नहीं किया गया, लेकिन उसमें काफी कमी की गई। इसके समानांतर राजनीतिक कैदियों की बड़े पैमाने पर मुक्ति शुरू हुई। स्टालिन की मृत्यु के समय गुलाग शिविरों में 2.5 लाख से अधिक लोग रहते थे, लेकिन 1954 के दौरान उनकी आबादी आधी रह गई। अधिकांश मुक्ति उन कैदियों की थी जिन्हें छोटे मोटे राजनीतिक अपराधों या ऐसे मामलों में दोषी ठहराया गया था जिनमें सबूत गढ़े गए थे। ये सुधार लोकतंत्रीकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि सत्तावादी कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण करते थे। ख्रुश्चेव, जो प्रमुख नेता के रूप में उभरे, ने राज्य नियंत्रण के मूलभूत तत्वों को बरकरार रखा। एकल पार्टी का एकाधिकार, मीडिया सेंसरशिप, केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन और संगठित असंतोष का दमन। महत्वपूर्ण अंतर्दैनिक उपकरण के रूप में मनमाने आतंक का उन्मूलन था। मालेनकोव का पतन भी इसी तरह हुआ, हालांकि कम नाटकीय। मंत्रिपरिषद के नाम मात्र अध्यक्ष के रूप में उन्हें स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। हालांकि पार्टी तंत्र में उनके ठोस राजनीतिक आधार की कमी ने उन्हें एक कमजोर व्यक्ति बना दिया। जब ख्रुश्चेव ने केंद्रीय समिति पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, 1954 के दौरान उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों से व्यवस्थित रूप से अलग रखा गया। फरवरी 1955 में मालेनकोव को राज्य के मामलों में अनुभवहीनता और कृषि निर्देशन में त्रुटियों के आरोपों के तहत बर्खास्त कर दिया गया। उनका पतन बेरिया की तुलना में कम हिंसक था, लेकिन उतना ही निर्णायक। उन्हें कजाकिस्तान में एक पनबिजली संयंत्र का निर्देशन करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, प्रभावी रूप से सत्ता के केंद्र से निर्वासित कर दिया गया। वर्ष 1953 सोवियत शिखर सम्मेलन के एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ समाप्त हुआ। स्टालिन के अंतिम घंटों को साझा करने वाले 4 लोगों में से केवल ख्रुश्चेव ही वास्तविक शक्ति की स्थिति में रहे। रिवर्स पर्स ने स्टालिनवाद के सबसे स्पष्ट उत्तराधिकारियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन यह भी प्रदर्शित किया था कि प्रणाली बिना ढहे खुद को नवीनीकृत करने में सक्षम थी। डीस्टालिनाइजेशन, स्टीलमैन का खात्मा। निकिता ख्रुश्चेव की सत्ता के एकीकरण ने एक बुनियादी दुविधा पैदा कर दी। उस व्यवस्था की नींव पर सवाल उठाए बिना उनके नेतृत्व को कैसे वैध बनाया जाए जिसने उन्हें सर्वोच्च पद पर पहुंचाया था। इसका समाधान नियंत्रित डीस्टालिनाइजेशन की रणनीति थी, जो व्यक्तिगत पंथ के सबसे चरम तत्वों को खत्म करते हुए सोवियत शासन के सार को संरक्षित करेगी। यह प्रक्रिया एक भाषण के साथ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी, जिसने स्टालिन की धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। 25 फरवरी 1956 को कम्युनिस्ट पार्टी की एक्स कांग्रेस के बंद सत्र में ख्रुश्चेव ने जो भाषण दिया, उसे गुप्त भाषण के रूप में जाना जाता है। यह सत्र कांग्रेस के महल में पार्टी प्रतिनिधियों से बने दर्शकों के सामने आयोजित किया गया था, जिसमें मीडिया, विदेशी राजनयिकों या आधिकारिक रिकॉर्डिंग की उपस्थिति नहीं थी। औपचारिक शीर्षक व्यक्तित्व के पंथ और उसके परिणामों पर था, लेकिन इसकी सामग्री स्टालिन की विरासत के व्यवस्थित विध्वंस का प्रतिनिधित्व करती थी। 4 घंटे से ज्यादा समय तक ख्रुश्चेव ने स्टालिनवादी सत्ता के 3 दशकों के दौरान किए गए अपराधों, गलतियों और दुर्व्यवहारों का ब्यौरा दिया। पहले से वर्गीकृत दस्तावेजों और बचे हुए लोगों की गवाही के आधार पर उन्होंने पिछले वर्षों के व्यवस्थित व्यामोह, 30 के दशक के बड़े पैमाने पर सफाई, युद्ध के पहले महीनों के दौरान सैन्य गलतियों और डॉक्टरों की साजिश जैसे मामलों के निर्माण का वर्णन किया। दर्शकों पर इसका असर बहुत विनाशकारी था। कई प्रतिनिधियों ने अपना पूरा करियर स्टालिन के अधीन बिताया था और उन्हें लगभग एक दिव्य व्यक्ति मानते थे। उनके अपराधों के बारे में सुनकर तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हुईं। कुछ लोग रोते हुए हॉल से बाहर चले गए, दूसरों को नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा और अगले कुछ हफ्तों में कई अधिकारियों ने आत्महत्याएं दर्ज कीं, जिन्हें लगा कि वे इसमें शामिल हैं।
सामग्री के वितरण को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया गया था। मार्च और अप्रैल के दौरान क्षेत्रीय समितियों को क्रमांकित टाइप की गई प्रतियां भेजी गईं, जिसमें इसकी सामग्री जानने के लिए अधिकृत मंडलियों के बारे में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे। बंद सत्रों में पठन किया गया, जिससे सूचना के संकेंद्रित घेरे बने जो धीरे धीरे पार्टी तंत्र के निचले स्तरों की ओर संदेश को फिल्टर करते गए। हालांकि पूर्ण नियंत्रण असंभव साबित हुआ। प्रतियां पश्चिमी खुफिया सेवाओं तक पहुंच गईं और जून 1956 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने CIA द्वारा प्राप्त एक पूर्ण संस्करण प्रकाशित किया। इस लीक का सोवियत ब्लॉक और पश्चिमी कम्युनिस्ट पार्टियों दोनों में तत्काल प्रभाव पड़ा, जिनमें से कई स्टालिन के प्रति दशकों की अंध वफादारी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होने पर गहरे संकट में चले गए। इसका असर समाजवादी गुट में तेजी से फैला। पोलैंड में खुलासे ने विरोध आंदोलनों को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति जून 1956 में पोज़नान दंगों में हुई। हंगरी में डीस्टालिनाइजेशन ने उदारीकरण के माहौल में योगदान दिया, जो अक्टूबर क्रांति की ओर ले जाएगा, जिसे सोवियत सैनिकों ने क्रूरता से दबा दिया। चीन में माओ ने भाषण को समाजवादी सिद्धांतों के साथ विश्वासघात के रूप में व्याख्यायित किया, जिससे दूरी की शुरुआत हुई जो चीन सोवियत के बीच दरार का कारण बनी। गुप्त भाषण के बाद सार्वजनिक स्थान से स्टालिन के प्रतीकात्मक उन्मूलन की प्रक्रिया में तेजी आई। सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला ऑपरेशन शहरों, सड़कों, कारखानों और संस्थानों का नाम बदलना था, जिनका नाम उनके सम्मान में रखा गया। स्टालिनग्राद, वह शहर जिसने नाजी घेराबंदी का बहादुरी से विरोध किया था, का नाम नवंबर 1961 में वोल्गोग्राद रखा गया, जो वोल्गा नदी पर आधारित अपने ऐतिहासिक भौगोलिक नाम पर वापस आ गया। स्टालिनग्राद के बारे में निर्णय ने डीस्टालिनाइजेशन की राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाया। शहर ने सोवियत प्रतिरोध और फांसीवाद पर जीत के प्रतीक के रूप में पौराणिक महत्व प्राप्त कर लिया था। इसका नाम बदलने से दिग्गजों और आम जनता दोनों को नाराज करने का जोखिम था, जो नाम को दमन के बजाय वीरता से जोड़ते थे। समाधान धीरे धीरे हुआ। पहले स्टालिन के संदर्भों को आधिकारिक समारोहों से हटा दिया गया, फिर आधिकारिक दस्तावेजों में नाम की प्रमुखता कम कर दी गई और अंत में शव को समाधि से हटाने के साथ ही औपचारिक परिवर्तन को अंजाम दिया गया। मूर्तियों और स्मारकों को हटाने का काम क्रमिक क्रियान्वयन के पैटर्न पर आधारित था। विरोध प्रदर्शनों या पुरानी यादों से बचने के लिए रात के समय की गई कार्रवाई के दौरान सबसे प्रमुख मूर्तियों को हटाया गया। मॉस्को में क्रेमलिन के सामने की घुड़सवारी की मूर्ति को 1958 में एक ऑपरेशन के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके लिए कई सड़कों को बंद करना पड़ा था और विशेष विध्वंस टीमों को तैनात करना पड़ा था। छोटे शहरों में उन्मूलन अधिक विवेकपूर्ण था। रात के दौरान मूर्तियां बस गायब हो जाती थीं। उनकी जगह युद्ध की जीत या समाजवादी प्रगति के सामान्य स्मारक लगा दिए जाते थे। सबसे प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण ऑपरेशन लेनिन की समाधि से स्टालिन के शरीर को हटाना था। यह निर्णय अक्टूबर 1961 में 22 पार्टी कांग्रेस के दौरान लिया गया था, जो स्टालिनवादी पंथ के 5 साल के क्रमिक क्षरण की परिणति थी। आधिकारिक औचित्य पार्टी के दिग्गजों की गवाही पर आधारित था, जिन्होंने स्टालिन के आपराधिक तरीकों और लेनिन की क्रांतिकारी शुद्धता के बीच असंगति का वर्णन किया था। पुनः दफनाने का समारोह जानबूझकर सादगीपूर्ण था, जो 8 साल पहले उनके अंतिम संस्कार के नाटकीय तमाशे से बिल्कुल अलग था। कोई भाषण, फूल या सैन्य सम्मान नहीं था। स्टालिन को किसी अन्य पार्टी पदाधिकारी की तरह ही दफनाया गया, बिना किसी शिलालेख के उनकी कब्र या समारोह की पहचान की जो उनकी पिछली स्थिति को याद दिलाए। उनके ऐतिहासिक पद के लिए एकमात्र रियायत प्रेसिडियम के कुछ सदस्यों की उपस्थिति थी, जिन्होंने ताबूत को उसके अंतिम स्थान पर उतारे जाने को चुपचाप देखा। 2 दिन बाद मकबरे को फिर से खोल दिया गया। लेनिन के विशेष अभयारण्य के रूप में अपने मूल कार्य को बहाल कर दिया गया। स्टालिन का उल्लेख करने वाले शिलालेखों को हटा दिया गया। केवल एक ताबूत को समायोजित करने के लिए आंतरिक भाग को फिर से डिजाइन किया गया और उनकी उपस्थिति के किसी भी निशान को मिटाने के लिए प्रतीकात्मकता को संशोधित किया गया। 2 नवंबर 1961 को आने वाले आगंतुकों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे स्टालिन कभी वहां थे ही नहीं। भौतिक उपस्थिति को समाप्त करने के साथ ही आधिकारिक इतिहास लेखन का व्यवस्थित संशोधन किया गया। पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखा गया ताकि औद्योगिकीकरण और युद्ध विजय में उनकी भूमिका को कम से कम किया जा सके, जबकि सामूहिक संस्था के रूप में पार्टी के योगदान पर जोर दिया जा सके। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से उनकी छवि को हटाने के लिए आधिकारिक तस्वीरों को फिर से संशोधित किया गया और उन्हें नायक के रूप में दिखाने वाली फिल्मों को प्रचलन से हटा दिया गया।
हालांकि डी-स्टालिनाइजेशन की स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं थीं। क्रुश्चेव समाजवादी व्यवस्था की नींव पर सवाल उठाने या स्टालिनवादी काल के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका के आलोचनात्मक मूल्यांकन की अनुमति नहीं देने के लिए सावधान थे। अपराधों के लिए जिम्मेदारी विशेष रूप से स्टालिन के विचलित व्यक्तित्व और उसके निकटतम सर्कल को दी गई थी, जिससे शासन की संस्थागत वैधता को संरक्षित किया गया। आलोचना में इस चयनात्मकता ने व्यक्तिगत पंथ के सबसे चरम तत्वों को खत्म करते हुए सिस्टम स्थिरता को बनाए रखने की अनुमति दी। अभिलेखागार की मुक्ति में नियंत्रण और क्रमिकता के समान सिद्धांतों का पालन किया गया। विशेष पार्टी आयोगों को अनुचित दमन के मामलों की पहचान करने के लिए एनकेवीडी और एमवीडी दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच के बिना। हजारों नागरिकों को उनकी बेगुनाही को मान्यता देते हुए पुनर्वास प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, लेकिन उनके उत्पीड़न की परिस्थितियों के बारे में भौतिक मुआवजे या विस्तृत स्पष्टीकरण के बिना। डी-स्टालिनाइजेशन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर 1961 में समाधि स्थल से शव को हटाने और नए कम्युनिस्ट पार्टी कार्यक्रम को अपनाने के साथ समाप्त हुई, जिसने स्टालिनवादी विरासत के संदर्भ के बिना कम्युनिस्ट निर्माण के लिए आधार स्थापित किए। हालांकि इसका प्रभाव दशकों तक बना रहा, जिससे 1924-1953 की अवधि के मूल्यांकन के बारे में सोवियत समाज में लगातार अस्पष्टता बनी रही। 1961 तक स्टालिन सोवियत संघ के प्रतीकात्मक परिदृश्य से प्रभावी रूप से मिट चुके थे। उनकी मूर्तियां गायब हो गई थीं, शहरों और सड़कों से उनका नाम हटा दिया गया था, उनके शरीर को लेनिन के बगल में सम्मान के स्थान से हटा दिया गया था, और उनकी विरासत समाजवादी निर्माण में त्रुटियों और विचलनों की एक श्रृंखला तक सीमित हो गई थी। जिस व्यक्ति ने 3 दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े देश पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा था, उसे एक असहज व्यक्ति में बदल दिया गया था, जिसकी स्मृति केवल सोवियत समाज पर उसके द्वारा छोड़े गए निशानों में ही संरक्षित थी। स्टालिन की क्रूर मौत के लिए 5 दिनों की चिकित्सा पीड़ा की आवश्यकता थी, लेकिन उनकी राजनीतिक और प्रतीकात्मक मृत्यु 8 साल के व्यवस्थित डी-स्टालिनाइजेशन के दौरान हुई। अंत में तानाशाह, जो अपने उत्तराधिकारियों द्वारा भुला दिए जाने या छिप जाने से डरता था, उसने अपने सबसे बुरे सपने पूरे होते देखे। उसे उस क्रांति के आधिकारिक इतिहास से मिटा दिया गया जिसका उसने नेतृत्व किया था। समाजवादी नायकों के पंथ से हटा दिया गया जिसे उसने बनाने में मदद की थी, और सोवियत कम्युनिस्ट निर्माण की महाकाव्य कथा में एक फुटनोट तक सीमित कर दिया गया था। उसकी क्रूर शारीरिक मृत्यु एक बहुत अधिक पूर्ण और निश्चित मरणोपरांत विनाश का केवल पहला कार्य था।